Question number 5. A, B and C carried on business in partnership as a ready-made cloth dealers. The partnership agreement provided that the partners were to be credited at the end of each year with interest at 5% per annum on opening balance of capital. अगर इस एडजस्टमेंट को अगर आपको सिंपल में समझना है तो इसका बोला गया है कि साल खत्म होने पर पार्टनर्स के अकाउंट में कैपिटल पर इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाता है। समझा? इसका मतलब शॉर्टकट अगर कहा तो ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो भी कितना परसेंट बोला है? 5%। तो ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ठीक है। नो इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। थर्ड, प्रॉफिट्स एंड लॉस वेर टू बी शेयर्ड एज A5, B3 एंड C2। मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है। क्या दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। इसका मतलब ए का कितना हिस्सा है सर? 5/10। बी का कितना हिस्सा है? 3/10। और सी का कितना हिस्सा है? 2/10। कोई दिक्कत? यस और नो? पक्का? आगे क्या बोलता है? इट वॉज एग्रीड दैट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट in any year should not be less than 10,000 and any deficiency in such share was to be borne by the other two partners in their profit sharing ratio। क्या कह रहा है कि तीनों प्रॉफिट में से हिस्सा लेंगे, लेकिन सी के घर में हिस्सा है ना 10,000 रुपए से कम नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा मान लो कि देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। सी का जो घर है ना आपके बिजनेस से ही चल रहा है। समझा? सी का घर जो है वो किसके बिजनेस से चल रहा है? इस बिजनेस से चल रहा है। और अगर किसी महीने या किसी साल सी का प्रॉफिट 10,000 रुपए से कम हो गया ना तो उसका जीना दुश्वार है। मतलब उसका बिजनेस बोलते ना उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो बाकी के जो 2 पार्टनर है वो क्या बोलते हैं कि भाई तेरे को गारंटी दे रहा हूं, तेरे को तेरा प्रॉफिट कम से कम कितना मिलेगा? 10,000। अच्छा 10,000 से ज्यादा मिला तो चलेगा, 10 से कम हुआ तो बाकी का पैसा ए और बी मिलकर डालेंगे। अरे समझा? अरे मान लो ए, बी, सी तीनों पिकनिक मनाने जाने वाले, तीनों को कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा। सी को बोला है भाई तू कितना भी लेके आ, जो कम पड़ेगा पैसा मैं दूंगा। ए ने बोला मैं भी पैसा दूंगा, बी ने बोला मैं भी। जैसे सी को यहाँ पे बिजनेस में भी वही हो रहा है कि सी को हम गारंटी दे रहे हैं कि तेरा प्रॉफिट 10,000 से नीचे नहीं होगा, अगर हुआ तो उतना पैसा हम लोग डालेंगे और तेरे को 10,000 हाथ में देंगे। यानी ए एंड बी इज गिविंग अ गारंटी कि सी को 10,000 से प्रॉफिट 10,000 से नीचे का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेते सी रिसीव्ड a guarantee, ठीक है, of ₹10,000 as a profit। समझा क्या? सी को क्या मिल रहा है सर? 10,000 रुपए। क्या मिल रहा है? गारंटी। 10 से ज्यादा मिला वेरी गुड, 10 से कम मिला तो जो डिफरेंस है वो ए और बी अपने रेशियो में बांटेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे? तो सी के तो बचा कौन? ए और बी अपने रेशियो में बांटेंगे। वो भी कितना? 5:3। यस और नो? हाँ है ना? आगे बढ़ता है। ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप एज ऑन 31 दिसंबर 2013। सबसे पहले कुछ अकाउंट्स दिया है। शॉप फिटिंग एसेट, मार्किंग करो, शॉप फिटिंग एसेट। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस एसेट, एडिशन एंड अल्टरेशन टू लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। तो ये लीजहोल्ड प्रीमाइसेस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब आपने जो घर लिया है ना, आपने जो लीजहोल्ड प्रीमाइसेस लिया है, मान लो आपने घर लिया है,
आपको आपका बिजनेस पहले नीचे चल रहा था अच्छा खासा, अब वो आपको लगता है आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आप क्या करते हो, एक और माला उसके ऊपर चढ़ा देते हो। तो आपने क्या किया, एडिशन किया। आपने क्या किया, एडिशन किया। या अगर आपको लगता है आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, यू नीड अ सेपरेट रूम, तो आप बीच में पार्टीशन खड़ा कर देते हो, तो यू आर मेकिंग द अल्टरेशन टू द प्रीमाइसेस। ठीक है, तो वो सब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। किसमें, लीज होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड करेगा तो फ्री होल्ड में करना, लीज होल्ड रहेगा तो लीज होल्ड में करेंगे। ठीक है, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक एज एट 1/1/2013 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, salaries and wages profit and loss debit side, office and trade expense profit and loss debit side, rent rates and insurance profit and loss debit side, professional charges profit and loss debit side, debtors asset बैलेंस एट सेंट्रल बैंक लिमिटेड, यानी हमारा सेंट्रल बैंक में क्या है, खाता है, और उस खाते में एक पैसा है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, कैश एट बैंक हुआ ना, असेट। नेक्स्ट बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नीचे दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो वी आर मेकिंग करंट अकाउंट, हम लोग क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट। तो सर कैपिटल का क्या करोगे, उस कैपिटल को आप डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखोगे। याद आई बात, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, यानी अगर हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट कहां आएगा, सीधा एज इट इज लायबिलिटी में आएगा। कोई दिक्कत है क्या, आगे सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटी, डेप्रिसिएशन रिजर्व। अब वहां पर देखो डेप्रिसिएशन रिजर्व बोला है, कितना बोला, 14,000 ना। अब मुझे बताइए डेप्रिसिएशन रिजर्व दिया तो है, बट उस पर किसी भी तरीके का असेट का नाम वहां पर दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे मानेंगे कि वो कौन सा रिजर्व है, तो उस पर स्टार मार्क करो, यानी क्वेश्चन में आगे आगे कुछ ना इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अरे समझ में आ रही बात, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, यानी बैड डेट्स का खानदान है, आरडीडी बोलेंगे इसको। और ड्राइंग्स अदर देन मंथली पेमेंट, ड्राइंग आएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। दिक्कत है क्या, पहले मार्किंग में कोई दिक्कत है क्या, सबसे पहले हमने मार्किंग करके लिया, हाँ है ना। चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो क्या दिया है, यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्टॉक ऑन 31st December 2013 was valued at market price of 35,000, but if valued at cost it was 42,000। मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है 35, बट कॉस्ट वैल्यू कितनी है 42। तो हम लोग कौन सा लेंगे 32, है ना, 35 लेंगे। कितना लेंगे 35, विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक की अगर दो वैल्यू दी रहेगी तो दोनों में से जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको कंसीडर करते हैं। 12th में सेम, फाइनल अकाउंट कहीं चेंज नहीं होगा, जो 11 12 में आपने बेसिक्स पढ़ा वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। गुड्स वर्थ ₹1,000 were destroyed by fire, the insurance company has admitted the claim of 700 only, basic adjustment है। next, a debt of 600 to be written off and provision for doubtful debt is to be 5%। तो sundry debtor और bad debts दोनों पे टिक मार्क कर लो। ठीक है, क्लियर, और कुछ बोला है क्या, और सैलरी फोर्थ एडजस्टमेंट, सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग ड्राइंग मंथली ड्राइंग, अंडरलाइन करो मंथली ड्राइंग, मंथली मतलब हर महीना वैसा निकाल रहे हैं उन लोग, समझा, ड्राइंग है। ओके आगे देखो, सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड बोला है ना, तो सैलरी एंड वेजेस पे टिक मार्क करो, पहले सैलरी और वेजेस पे टिक मार्क करो। पक्का, आगे और क्या बोला है, पार्टनर्स हैड ड्यूरिंग द ईयर सप्लाइड विद द गुड्स ऑफ 600 टू ए एंड 400 टू बी, यानी पार्टनर्स को हमने क्या किया है, गुड्स सप्लाई किया है। ओके
उसको भी ड्राइंग कहा जाएगा। आगे देखो, ऑन 31 दिसंबर 2013 रेट्स पेड इन एडवांस, अंडरलाइन करो एडवांस, तो रेंट के ऊपर टिक मार्क करो। एंड ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंस ओइंग, ओइंग अंडरलाइन करो, लिखो आउटस्टैंडिंग। ओइंग मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ओइंग, ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है। वेयर 2500 एंड 2100 रिस्पेक्टिव, तो ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंस दोनों पर टिक मार्क करो, ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंस दोनों पर टिक मार्क करो, किया ना? तो क्लियर। डेप्रिसिएशन ऑन शॉप फिटिंग टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन कॉस्ट, क्लियर? हाँ है ना? तो शॉप फिटिंग के ऊपर टिक मार्क करो। नेक्स्ट, प्रोफेशनल चार्जेस इंक्लूड 2500 फीस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस। प्रोफेशनल चार्जेस के ऊपर टिक मार्क करो, लीज होल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर टिक मार्क करो। प्रोफेशनल चार्जेस के ऊपर टिक मार्क करो और लीज होल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर टिक मार्क करो। डिफिकल्टी आगे, द कॉस्ट ऑफ एडिशनल अल्टरेशन टू द लीज होल्ड प्रीमाइसेस were to be written off over every 25 years commencing from 1/1/2013। मतलब लीज होल्ड प्रोमाइसेस हमने कितने सालों के लिए लिया है? 25 सालों के, 25 ईयर्स के लिए लिया है। कितने साल के लिए लिया है? 25 साल। तो अंडरलाइन करो, लिखो यहाँ पे ब्रैकेट में डेप्रीसिएशन। ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या निकालने के लिए काम आएगी? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए काम आएगी। दिक्कत है क्या? पक्का? और कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है क्या? पक्का? श्योर? आगे बढ़े, चलो लाइन से जाते हैं पहले मार्किंग की तरफ। सबसे पहले क्या दिया है? शॉप फिटिंग। हाउ मच? शॉप फिटिंग 36,000, लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 60,000। नेक्स्ट आइटम बेटा, लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी है ना, तो थोड़ा सा उसको हम लोग जगह ज्यादा छोड़ेंगे। लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना? 45,000। कोई दिक्कत? आगे, एडिशन एंड अल्टरेशन टू द एडिशनल प्रीमाइसेस ऑफ 25,000, यानी इस लीज होल्ड प्रीमाइसेस में कुछ एडिशन भी किया है। एडिशन, अल्टरेशन, अल्टरेशन, ठीक है? कितना किया देखो? 25, तो 45 प्लस 25 कितना हो गया? 70,000। यस और नो? अरे मैंने जगह लिया, अब मुझे जगह तो मिल जाएगी, तो जगह तो ऐसे आपको खाली मिलती है ना, कि ऐसा है कि रूम मालिक बोले आपको जो जो चाहिए बोलो मैं लगा के देता हूँ, नहीं ना, वो तो हमको जगह देगा, बाद में हम अपने हिसाब से लगाएंगे ना। नहीं मेरे को इतना पार्टीशन चाहिए, ये जगह पे पार्टीशन चाहिए, ये जगह पे पार्टीशन चाहिए, मेरे को इधर ट्यूबलाइट चाहिए, तो हम अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसके अंदर क्या करते हैं? चेंजेस करवाते हैं। तो उसको बोलते हैं एडिशन एंड अल्टरेशन। समझ में आ रही बात? लीज होल्ड प्रीमाइसेस मतलब वो हमने भाड़े पे एक तरीके से जगह ली है। आगे देखो क्या बोलता है? परचेसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कंपलसरी आइटम नहीं लिखा तो डायरेक्टली लिख देना 2 परचेसेस। हाउ मच? कोई भी टिक मार्क वगैरह नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा बेटा। हाउ मच? 42,000। नेक्स्ट बोल। सैलरी एंड वेजेस पे टिक मार्क है क्या? देखो, सैलरीज एंड वेजेस 64,000। नेक्स्ट बोल। ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंस टिक मार्क है कितना? 45, 45,200। नेक्स्ट, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। हाउ मच? 10,500। नेक्स्ट बोल। टिक मार्क है? प्रोफेशनल चार्जेस
3,500. Next, debtors. How much? 20,600. टिक मार्क के इनर कॉलम हाँ है, आरटीडी और बैड डेट्स है ना. नेक्स्ट, बैलेंस एट सेंट्रल बैंक, मतलब बैलेंस एट सेंट्रल बैंक 43,700. नेक्स्ट, Partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल. ए का कितना, 80,000. बी का 50,000. और सी का. टोटल करो कितना होता है, कैलकुलेटर पे करो. 1,60,000. कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं हम लोग. पार्टनर्स करंट, सबका सब अमाउंट क्रेडिट में दिया है कि डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में. तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. ए का वैल्यू कितना बेटा, 16,000. बी का 8,000. और सी का. 12,000. नेक्स्ट बोल. Sales. बाय सेल्स कितना, 4,25,000. टिक मार्क नहीं, आउटर कॉलम. नेक्स्ट, Trade. ट्रेड क्रेडिटर, टिक मार्क है क्या, ट्रेड 7,000. क्रेडिटर्स 47. 37. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन रिजर्व. अब यहाँ पे ध्यान देना, देर आर टू ऑप्शंस. या तो आप उसको लाइबिलिटी में लिखो तो भी राइट माना जाएगा, या फिर आप उसको असेट में से माइनस करो, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस. इतना तो क्लियर है. बट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. शॉप फिटिंग से माइनस करो, फ्री होल्ड से माइनस करो, कि लीज होल्ड से माइनस करो. क्योंकि वहां पे ये तो नहीं बोला डेप्रिसिएशन है, बट किसका है ये तो मुझे पता ही नहीं है. इतना तो क्लियर है. चेक कर शॉप फिटिंग के बाजू में, आजू बाजू में किधर कुछ दिया है क्या वैल्यू, मतलब डेट वगैरह, एट कॉस्ट. तो ये तो कॉस्ट हो गया, इस पे तो नहीं आएगा, खत्म हो गया. दूसरा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस असेट है ना, ब्रैकेट में कुछ ऐसा कुछ बोला है नहीं. तीसरा क्या बचा, लीज होल्ड प्रीमाइसेस. उसने क्लियरली बोला लीज होल्ड प्रीमाइसेस हमने कभी क्या था, इस साल ही खरीदा है ना, तो इस साल खरीदा और इस साल ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्या, नहीं, तुरंत तो करेंगे नहीं. उसका कैलकुलेशन दिया रहेगा. मतलब ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व है वो आप क्या कर सकते हो, या तो फ्री होल्ड से करोगे या तो लाइबिलिटी में. देखो 99% चांसेस क्या होता है, गलत हो जाता है ये चीज. तो टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए सबसे सेफ ऑप्शन होता है लाइबिलिटी में डालना, क्योंकि बैलेंस शीट तो टैली होने ही वाली है. समझ में आ रही बात, टैली तो होगी, डेप्रिसिएशन हम यहां पर लिखागा तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है. बट आइडियली करना क्या चाहिए, असेट में से माइनस, क्योंकि हमने हमेशा 11, 12 जब भी हमने फाइनल अकाउंट किया है FI में भी, तो वहां पर भी हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस करना चाहिए. बट क्वेश्चन आता है कि कहां करूं, और अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि किससे माइनस करना है, इन दैट केस सबसे सेफ ऑप्शन होता है लाइबिलिटी वाला. ठीक है, तो आप लाइबिलिटी में लिखोगे तो भी करेक्ट है. और उसके पीछे का लॉजिक बताया, मैं इससे क्यों माइनस करने जा रहा हूं वो मैंने लॉजिक आपको बताया. बिकॉज शॉप फिटिंग एट कॉस्ट बोला, उसकी बात ही नहीं हो सकती. लीज होल्ड इसी साल हमने खरीदा है, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व की बात ही, पुराना रिजर्व मतलब पुराने जमाने से हमने करके रखा है. रिजर्व मतलब फंड जमा करके रखा है ना डेप्रिसिएशन. तो जो चीज मैंने आज खरीदी है उस पर कैसे डेप्रिसिएशन का रिजर्व निकालो, तो इसका मतलब प्रीवियस अवेलेबल रिसोर्सेस के हम लोग ने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया. तो हम किसके साथ माइनस करेंगे सर, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के साथ. समझ में आ रही बात, हाँ है ना. 2 चीजें बोला, यहां लिखा तो भी चलेगा, यहां माइनस किया तो भी चलेगा. करेक्ट आंसर दोनों ही है. ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं डेप्रिसिएशन रिजर्व. डेप्रिसिएशन रिजर्व कितना सर, 14,000. तो 60 में से 14 गया, कितना बचेगा, 46,000. आगे देखो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स RDD, हाँ है ना. तो बाय
रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना 500, यस और नो? या तो आप अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, बैड डेट्स का पूरा खानदान लिखो, पता है ना, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी कितना आ गया 500 रुपया। फिर समझा, दोनों ही करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, ड्राइंग अदर देन मंथली पेमेंट्स। तो यहाँ पे लिखो ड्राइंग्स। पहले वाले का कितना, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, कोई दिक्कत है क्या? तो पोस्टिंग हमने कर ली। मेजॉरिटी चांसेस है कि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि मार्किंग में जो डिस्कस किया वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा। याद यहाँ पर क्या रखना है, डेप्रिसिएशन रिजर्व। डेप्रिसिएशन रिजर्व हमने फ्री होल्ड से क्यों माइनस किया, इसके पीछे का लॉजिक मैंने डिस्कस किया। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो इन दैट केस डेप्रिसिएशन रिजर्व कहाँ लिखना, लाइबिलिटी में, क्योंकि रिजर्व वर्ड है ना, तो लाइबिलिटी मान सकते हैं। चलो, ना कम टू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कुछ दिया है क्या? देखो, पहला एडजस्टमेंट क्या दिया बेटा, स्टॉक ऑन 31st December 2013 was valued at market price 35,000 and it is valued at cost 42,000। तो सर क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आते हैं, दो इफेक्ट। कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओ, लिखो क्लोजिंग स्टॉक। अब सर बात आती है कौन सी वैल्यू लिखेंगे हम लोग, 35 या 42? 35। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, है ना। दोनों में से जो छोटा होगा उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। समझा। नेक्स्ट, goods worth ₹1,000 destroyed by fire, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम फॉर 700 ओनली। सबसे पहली चीज अंडरलाइन करो, गुड्स। गुड्स क्या हो गया सर, डिस्ट्रॉय बाय फायर, बर्बाद हो गया, जल गया, खाक हो गया। तो गुड्स, वो गुड्स जो जल गया है उसको रखेंगे या फेंक देंगे, फेंकना पड़ेगा, आया ना। तो गुड्स आएगा कि जाएगा, जाएगा। आता है तो डेबिट साइड, जाता है तो क्रेडिट साइड। तो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यस और नो? कितने का गुड्स जल गया सर, 1000। क्लियर सर, ये 1000 का गुड्स जल गया, लेकिन क्या मैंने इस गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था? हाँ। उस इंश्योरेंस कंपनी ने कितना देने के लिए बोला, 700 रुपया। तो वो 700 क्लेम मिलने वाला है, तो कहा जाएगा असेट साइड। लिखो क्लेम रिसीवेबल। क्या लिखोगे, क्लेम रिसीवेबल। कितना सर, 700। आया ना। कंपनी आके इंस्पेक्शन करेगी, जब इंश्योरेंस कंपनी आके इंस्पेक्शन करते हुए तुरंत 700 रुपये जेब में नहीं लाया होगा। वो बोलेगा आपका पेपर वर्क देख लिया, हमने देखा गुड्स आपका 1000 रुपये का जल गया, लेकिन कंपनी इज गोइंग टू पे ओनली 700 ओनली, वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट। अगर एक्सेप्ट करते हो तो साइन करो, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग तो हम लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो सामने वाला क्या बोलता है, भागते चोर के लंगोटी से, कुछ तो मिल रहा है। तो 1000 रुपये के यहाँ पे 700 रुपये हमको मिलने वाला है फ्यूचर में। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 300 रुपया। तो वो 300 रुपये का इफेक्ट आएगा 2 लॉस बाय फायर। हाउ मच, 300 रुपीज। क्लियर है क्या? आगे देखे, ठीक है। इसका 3 इफेक्ट आता है। गुड्स पूरे अकाउंट्स में खाली एक ही है जिसका 3 इफेक्ट आता है। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वो भी कौन सा, इंश्योर्ड वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अ डेप्ट ऑफ 600 टू बी रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 5%। यानी बैड डेट्स और आरडीडी दोनों है। तो लेस बैड डेट्स सर, हाउ मच, कैलकुलेटर पे लो, माइनस करो सर, कितना आएगा, 20,000। फिर आरडीडी भी बोला, कैलकुलेटर पहले सर, आरडीडी तो 1000 आएगा, 20 माइनस इक्वल दबा तो 19,000 बाहर आ गया। कैलकुलेटर पे आओ, 20,000 इंटू 5%, 20,000 इंटू 5%,
कितना हो गया 1000 लिख दिया, माइनस इक्वल दबा, कितना आएगा 19,000, बाहर आ गया। क्लियर? अब इसका सेकेंड इफेक्ट डालने की बात आती है। अगर आप कहीं पे भी सेकेंड इफेक्ट भूल जाते हो तो आपको क्या याद रखने का है, लाइफ लाइन। हाँ, प्लस माइनस। असेट में आपने क्या किया सर, माइनस। असेट में आपने क्या किया है, माइनस। अगर आप असेट में से माइनस करते हो, असेट में से, तो सेकेंड इफेक्ट कहां डालना बेटा, डेबिट साइड। किसका डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लिखो 2, सॉरी लिखा हुआ है ना हमने, बैड डेट्स कितना है 600 और आरडीडी कितना है 1000। कैलकुलेटर पहले बेटा, 600 प्लस 1000 1600, 1600 में से 500 गया तो कितना चाहिए 1100। कोई दिक्कत, प्लस माइनस करके दिख दिया। आगे देखो, 3 एडजस्टमेंट तो अपना पुराना वाला ही है। सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड, तो हम क्या करेंगे एक्सक्लूड। इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे सर, एक्सक्लूड। क्या एक्सक्लूड करना है, मंथली ड्रॉइंग बाय द पार्टनर्स, यानी पार्टनर ने विड्रॉ किया। किसने विड्रॉ किया, पार्टनर ने। तो विड्रॉवल, विथड्रॉ बाय पार्टनर, यस और नो। अब किसने कितना विड्रॉ किया ये पता होना चाहिए। चेक करो कैलकुलेटर पे, लो बेटा 500 इंटू 12। ए ने 6000 विड्रॉ किया, हाँ है ना, 12 में मंथली विड्रॉ बोला, देखो वहां पे मंथली है ना। सेकंड बी कितना है 300 इंटू 12, और सी का कितना 250 रुपया इंटू 12। टेक द टोटल 250 इंटू 12, तीनों का टोटल कर बेटा, कितना होता है, माइनस कर 64,000 में से 12,600 माइनस कर। कैलकुलेटर है बेटा, तुम्हारी जिंदगी में सबसे अजीब चीज है कैलकुलेटर। कहाँ है भाई, दे दो भाई, गरीबों की मदद करना हमारे देश की परंपरा है। हाँ दे दो भाई, रुक जाओ मैं खजाने से निकालता हूँ। अब चलने नहीं चलने की कोई गारंटी नहीं है, वो चल रहा है, ये प्राचीन जमाने से लाया हूँ मैंने। थोड़ा धूल मिट्टी हटा देना, भगवान का शुक्र है। नहीं करूँगा, ये एज इट इज़ रॉ वीडियो जाएगा। पता चलना चाहिए मेरे पास पढ़ने वाले लोग कैसे हैं, देश में पुरानी परंपराओं को बढ़ाने वाले यही लोग हैं, ठीक है। देश का भविष्य भूखा भी, ठीक है। तो डेबिट में माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, माइनस। अब याद रखो इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर, इट इज रिलेटेड विद द, तो पार्टनर में तो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है भाई साहब, ए ने भी पैसा निकाला, बी ने भी पैसा निकाला, सी ने भी पैसा निकाला। काय के लिए, मंथली ड्राइंग, सीधा बोला है ड्राइंग कहाँ आएगा, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में। यहां लिखो 2 मंथली ड्राइंग्स। समझ में आ रही है कि बात। तो ए ने कितना निकाला 6000, बी ने कितना निकाला 3600, सी ने कितना निकाला, कोई दिक्कत है, हाँ ये अमाउंट पक्का, हाँ है ना। कहां पे इंक्लूड था, सैलरी एंड वेजेस, तो हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सक्लूड। नेक्स्ट सेम, पार्टनर्स हैड विड्रॉन, है ना, पार्टनर्स हैड ड्यूरिंग द ईयर बीन सप्लाइड विद द गुड्स ऑफ 600 टू ए, 400 टू बी। मतलब पार्टनर को हमने गुड्स भी सप्लाई किया। तो भाई साहब गुड्स सप्लाइड सर किसको किया, ए और बी। ए को कितना किया 600, बी को कितना किया 400, टोटल कितना हो गया। पहली चीज गुड्स सप्लाई किसको, ए और बी। आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। बिजनेस ने ए के घर में 600 का राशन पहुंचाया, बी के घर में 400 का, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। पहला चीज पार्टनर है,
घर लेके जा रहा है, क्या कहा जाएगा? ड्राइंग। क्या कहा जाएगा? ड्राइंग। ड्राइंग क्या आता है डेबिट में? तो गुड्स ड्राइंग ऐसा बोलेंगे तो भी, या गुड्स विड्रॉ बोला तो भी चलेगा। ए के घर में 600, बी के घर में, कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े, आगे। ऑन 31 December 2013 रेट्स पेड इन एडवांस। एडवांस प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस। एडवांस हमेशा क्या होता है? माइनस। माइनस एडवांस रेंट। क्लियर? आगे। एंड ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंस ओइंग। ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग। क्लियर है क्या? अब पहला अमाउंट पहले का रहेगा। पहला अमाउंट कितना है सर? 2500। और दूसरा अमाउंट कितना है? 2100। कैलकुलेटर पहले, 10,500 माइनस 2,500 तो 8,000 बचा। माइनस है ना बेटा, एडवांस प्रीपेड ऐसा बोलेंगे ना, एडवांस मतलब प्रीपेड। इसका ऑफिस का तो बाकी है ना, प्लस कर अभी इसको 47,300। क्लियर? अब सेकेंड इफेक्ट डालने की बात आ गई। डेबिट में प्लस किया तो कैलकुलेट उधर देख, डेबिट में अगर तू प्लस करेगा तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा बेटा? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में जा लिख आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या? ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंस। हाउ मच? 2100। और डेबिट में तूने माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट, डेबिट में तूने माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा सर? लायबिलिटी। लायबिलिटी में लिखो प्रीपेड रेंट, एडवांस रेट, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, एडवांस रेट्स। क्या हुआ? बोला बेटा, क्या कुछ डाउट है? बताओ। हाँ तो असेट में लिख रहे हैं ना हम लोग। मन की आंखों से नहीं, तन की आंखों से भी देखो कभी कभी कि एसेट साइड ही है। अच्छा, लायबिलिटी बोला मैं लायबिलिटी बोला, असेट मैं लायबिलिटी बोला। अच्छा, लायबिलिटी, सॉरी, मेरे को तो नहीं लगता मैं लायबिलिटी बोला। अगर बोला होगा तो देखा जाएगा। हाँ, वैसा रिवाइंड करके देखूंगा मैं ऐसा। ठीक है? क्लियर? तो उधर चेक करने का कुछ भी डिफिकल्टी आएगा तो उधर इफेक्ट देखने का कि डेबिट में प्लस माइनस होगा तो सेकेंड इफेक्ट ऐसे एल फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है? ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है? चलिए, डेबिट से देखोगे तो ऊपर जाएगा, एसेट से देखोगे तो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? आगे देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, ये एसवाई के लेवल का सम है। क्यों? एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट दबा के दिया है। ठीक है? बोरिंग लगता है। क्यों बोरिंग लगता है? बिकॉज सम की लेंथ बड़ी है। और मेरे को एक बात बताओ, क्या 12वीं में हो क्या? नहीं, डिग्री में यार। डिग्री के वो भी धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। पूछो क्यों? क्योंकि 3 साल की डिग्री में 1 साल तो गुजर गया, 1 साल और आने वाला है। तो तुम लोग बीच में लटके, ना तो छोड़ सकते हो ना आगे जा सकते हो। तो आगे जाने के लिए एसवाई क्लियर करना ही पड़ेगा। और अगर आपने एसवाई बीच में ड्रॉप किया तो 12वीं पास ही कहलाओगे। 15वीं बीच में छोड़ा तो भी 12वीं पास कहलाएगा, जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता। तो एटलीस्ट एक लेवल ऊपर जाओगे ना। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नहीं। बोरिंग क्यों लगता है पता है? क्योंकि एडजस्टमेंट दबा के दिया है। आज तक हमने क्या कहता है, 3 या 4 या 6 एडजस्टमेंट ज्यादा किया ही नहीं था। यहाँ पे एक ही सम में 8-8 9-9 एडजस्टमेंट है। तो थोड़ा सा सम क्या हो गया, लेंदी हो जाता है, बस और कुछ नहीं। हाँ तो क्या हो गया, इसी के लेवल अप होगा ना। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनल फिनाले आने तक तो परफॉर्मेंस रेज होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। 6 वाला क्या दिया है? रेंट्स पेड इन एडवांस। एडवांस में अंडरलाइन कर। एडवांस हमेशा क्या होता है? माइनस। प्रीपेड बोलते हैं ना, माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट तूने डाल दिया, उसको चेक किया सेट साइड में। और फिर बोला ओइंग। ओइंग, ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? प्लस। प्लस कर दे, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में, दैट्स इट। नेक्स्ट लाइन, depreciation of shop fitting is to be provided at 5% per, तो less depreciation कितना परसेंट? कैलकुलेटर पे ले बेटा, 36,000। ए भाई 36,000 ही है, 36,000, 36,000।
5% निकलना उसका, 1800 माइनस कर दे, माइनस इक्वल 34,200 क्लियर। हाँ है ना, यस और नो, पक्का, हाँ है ना, श्योर। सर अगर मैं डेप्रिसिएशन रिजर्व इसी के साथ कर देता तो कुछ तकलीफ था क्या? तो ऐड कर देते। देखो फ्री और प्रीमाइसिस के ऊपर अगर हमने आगे पढ़ा उसमें कहीं पे डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, लीज और प्रीमाइसिस पे भी डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, ये आगे बोला रहेगा। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन रिजर्व है। और एक और चीज है उसमें, एट कॉस्ट बोला था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डेप्रिसिएशन हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं बिकॉज द असेट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन को दो अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। अब ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व लिखूं तो क्या प्रॉब्लम है, कैसा? मान ले तुम्हारा मोबाइल है 25,000 का, कितने का मोबाइल है, और तुम्हारे उस मोबाइल की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? क्यों? क्योंकि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो मालूम है, आपने एक स्मार्ट मूव खेला। अकाउंट्स बोलता है कि आपको हर साल क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन, और आपने 2500 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो भी 10% के हिसाब से, यस और नो। तो माइनस करो तो कितना आएगा, 22,500। फिर अगला साल इस्तेमाल किया, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, यस और नो, तो 2500 रुपये फिर आपने माइनस कर दिया, तो अब वैल्यू कितनी हो गई, 20,000। तो मुझे क्या लगेगा कि आपकी वैल्यू बढ़ रही कि कम हो रही है? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यस और नो। अब मैं इसके अकाउंट्स में ना बैलेंस शीट अच्छी दिखाने के चक्कर में, बैलेंस शीट अच्छा दिखाना है मुझे, अच्छा लगेगा क्या? कोई बोला अरे यार तेरे पास 2,000 रुपये का ही मोबाइल है, तो ऐसे निकाल के दिखाएंगे, देख भाई मेरा 2,000 का मोबाइल, और ये तो आईफोन है, तो आईफोन 2,000 का होगा क्या? नहीं। क्यों ऐसा होता मालूम है? क्योंकि एसेट की वैल्यू हमने डेप्रिशिएट की है ना, हर साल वैल्यू डिक्रीज होती है, हर साल क्या होती है, वैल्यू डिक्रीज होती है। तो हम क्या करते हैं पता है, टू मेक दैट पर्टिकुलर 25,000 हम क्या करते हैं, 25,000 यहां लिखते हैं और डेप्रिसिएशन यहां लिखते हैं अलग अलग। यानी एसेट में 25,000 दिखा रहे हैं और लायबिलिटी में क्या कर रहे हैं, 2,500। तो देखने पे लोगों को क्या लगेगा कि मोबाइल कितने का है, फिर दूसरे साल 25 ही रखा, खाली डेप्रिसिएशन यहाँ पे बढ़ाते गए, नहीं डेप्रिसिएशन रिजर्व क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। समझा? हाँ है ना। डेप्रिसिएशन रिजर्व में अकाउंट क्यों मेंटेन किया? तू इसको एक तरीके का बोलते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंट में रिप्रेजेंटेशन करना है, एसेट की वैल्यू बढ़ाए रखनी है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी चीज डेप्रिसिएशन रिजर्व, जो अब माइनस होता था ना डेप्रिसिएशन, उसको हम कहाँ डाल रहे, रिजर्व में डाल रहे। कहाँ डाल रहे, रिजर्व में। समझा? उससे क्या होगी कि मोबाइल की वैल्यू 20 नहीं दिख रही है, मोबाइल की वैल्यू आज भी कितनी दिख रही है, 25 दिख रही है। बट इफेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 5 ऑलरेडी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। समझा? यस और नो। तो वही चीज हो रहा है कि यहां से किया तो भी राइट माना जाएगा, और अगर मैंने शॉप फिटिंग के साथ किया तो भी राइट माना जाएगा। ठीक है? तो शॉप फिटिंग एट कॉस्ट है, क्या है वो, कॉस्ट। तो ये 25,000 क्या है, मेरा कॉस्ट, खरीदा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, डेप्रिसिएशन रिजर्व इधर ही करता हूँ। तो 1800 प्लस 14,000 कितना होता है बता, यहां से ना करके अब मैं वहां से करूंगा, तो 15,800 माइनस कर दे बेटा, क्योंकि वहां पे मुझे एट कॉस्ट शब्द दिया था ना, तो मैं उसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूं। 20,000। अरे समझ में आ रही है कि बात, मैं क्या बोला, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों कॉस्ट और इसके ऊपर जा रहे हैं? तो गाड़ी खरीद के लाओगे तुम लोग, तो तुमने क्या, तुम्हारी बैलेंस शीट समझ में आता है, तुम्हारे पास कितने का सेट है, कितने की लायबिलिटी है। तो बोला तुमने ये एसी कितने का खरीदा, बोले सर 40,000 में खरीदा था। तो देखने में क्या आ रहा है, 40,000, बट अकाउंट्स जब चेक करेगा, मैं तो अकाउंट चेक करूंगा, तो मैंने देखा कि यार तेरे एसी की वैल्यू तो 2,000 पहुंच गई। कैसे? बोले सर डेप्रिसिएशन चार्ज करके। मैंने बोला एक काम कर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तेरे को लोन चाहिए? बोला हाँ चाहिए, मैं तेरे एसेट की वैल्यू को बढ़ाता हूँ। बोला कैसे बढ़ाएंगे? बोला तेरे एसी का बिल लेकर आ। उसने बिल लाया, उसमें लिखा था 40,000 रुपया।
मतलब तेरे एसी का आज की वैल्यू कितनी है? बोला आज के लिए 2000 है। तो हम क्या कर रहे हैं, 40,000 लिख रहे हैं एसेट में और 38,000 लिख रहे हैं लायबिलिटी में। समझा? एक्चुअल वैल्यू कितनी बची? 2000 ही। बट अब कोई आउटसाइडर देखेगा तो उसको क्या लगेगा? 40,000 है। समझा? तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस ना करके उसको रिजर्व क्रिएट कर देते हैं। समझा? जिससे असेट की वैल्यू क्या बढ़ जाती है, असेट की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उसको बोलते हैं एट कॉस्ट एंड ये रिजर्व। और जब एडजस्टमेंट करने का टाइम है तो ये डेप्रिसिएशन को वहां से क्या करने का? माइनस। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। समझा? शॉप फिटिंग एट कॉस्ट, जो भी कॉस्ट वाला आइटम रहेंगे उसके साथ क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एडजस्ट। नहीं समझ में आता है, करना क्या, सीधा लायबिलिटी में लिख देना, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं सिखा रहा हूं इसलिए मैं गलत नहीं सिखा सकता, मैं यहां से करूंगा तो भी मेरे लिए, लेकिन वहां पे एट कॉस्ट शब्द दिया नहीं था। ये कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहेगा कि कॉस्ट देने का वो मतलब क्या है, कि दिखने के लिए तो वही है भाई, 40,000 का फोन है, 25,000 का फोन है, 1,00,000 रुपए का फोन है, लेकिन जो हर साल यूज करने पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो डेप्रिसिएशन में माइनस ना करके कहां लिखूंगा? लायबिलिटी में। दैट्स इट। ठीक है? ताकि देखने वाले को लगेगा एसेट की वैल्यू क्या है? बढ़ी हुई है। समझा? नेक्स्ट। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा ना। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट किसका डालेंगे? 14 के 1800 का? 1800 का, क्योंकि 14 तो ट्रायल बैलेंस में था ना। तो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट डालो 2 डेप्रिसिएशन ऑन शॉप फिटिंग। अरे समझ में आ रही बात? कितना डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट तो आएगा ना फिर निकालने के लिए। नेक्स्ट, प्रोफेशनल चार्जेस इंक्लूड, तो हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड। क्या इंक्लूड है बेटा? देख, फीस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, यानी एक्विजिशन ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस के लिए हमने कुछ खर्चा किया है। कितना? तो माइनस कर दे, तो बचा कितना? मैंने खर्चा किसके लिए किया? खर्चा किसके लिए किया? तो वहां पे आके प्लस कर दे, यहां से माइनस होगा तो जिस चीज के लिए मैंने खर्चा किया वहां पर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ऐड प्रोफेशनल चार्जेस, हाउ मच? 2500। ऐड कर 72,500। कोई दिक्कत? जिसके लिए खर्चा किया, अगर मैंने वही खर्चा फ्री होल्ड के लिए किया होता तो क्या करता? फ्री होल्ड में जाके प्लस करता। अगर शॉप फिटिंग के लिए करता तो किधर करता? शॉप फिटिंग में। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? आगे देखो, लास्ट एडजस्टमेंट, द कॉस्ट ऑफ एडिशन अल्टरेशन टू बी लीजहोल्ड प्रीमाइसेस वेयर टू बी रिटर्न ऑफ ओवर 25 years कमेंसिंग ऑन 1 January। मैंने क्या बोला? रूम लिया, रूम लेने के बाद हम क्या करते हैं? उसका अल्टरेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन ये जो चेंजेस किया वो मैंने अपने लिए किया, वो भी कितने सालों के लिए? 25 साल, 25 years। वहां पे अंडरलाइन करो, 25 years। दिख रहा है क्या? तो 25 years के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, किसके हिसाब से? 25। देखो क्लियरली, द कॉस्ट ऑफ एडिशन एंड अल्टरेशन टू द लीजहोल्ड प्रीमाइसेस वेयर टू बी रिटर्न ऑफ ओवर 25 years। 25 सालों में राइट ऑफ करना है, 25 सालों तक राइट ऑफ करना है। मतलब भाई साहब, मैंने ये रूम लिया, मानो ये रूम मैंने हैवी डिपॉजिट पे लिया, जिस प्रीमाइसेस पे अपन अभी लेक्चर ले रहा हूं मैं, वो प्रीमाइसेस मैंने लिया 50 लाख रुपए का हैवी डिपॉजिट पे। सर हैवी डिपॉजिट का मतलब क्या था? एक बार पैसा दिया, भाड़ा भरने की जरूरत नहीं होती है। बट इस रूम को लेक्चर लायक बनाने के लिए अपने को खर्चा तो करना पड़ेगा। और हम क्या सोचते हैं, ये खर्चा मैं एग्रीमेंट बनाऊंगा 25 साल का, लीज पे ले लिया, तो इसका मतलब हर साल मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा मिलना चाहिए, तो मैं हर साल उसको राइट ऑफ करूंगा। क्या करूंगा? राइट ऑफ। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हैवी डिपॉजिट में तो आपका पैसा रिटर्न मिल जाता है, बट लीज में आपको पैसा रिटर्न है। आप क्या बोलता हूँ ना, मैं कैलकुलेटर दो। जैसे वो मेरे को बोलेगा, रूम मालिक बोलेगा, सर आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको लीज पे देना चाहता हूँ। तो बोला लीज पे देने का मतलब मुझे पता है, तो मैं बोलूँगा ये रूम का रेंट कितना है? तो वो बोलेगा सर 25,000 रुपये रेंट है। बोला ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 1 साल का कितना हुआ? 3 लाख रुपया। बोला कितने सालों के लिए लीज पे देना है?
बोला 25 सालों के लिए, मतलब 75 लाख रुपए होता है। तो बोला ठीक है, आप 25 साल हो तो मैं उसको हाथ में कितना दूंगा, 75 लाख रुपीज दूंगा। अब तुम लोग बोलोगे सर इससे अच्छा खरीद ही नहीं होते, तुम लोग क्या बोलोगे, सर थोड़ा पैसा डाल के खरीद ही लेते, तो भाड़ा तो नहीं देना पड़ता। भाड़ा तो मैं वैसे भी नहीं दे रहा हूं, इसमें मुझे फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। पूछो कैसे, अगर आज मैं 25,000 दे रहा हूं तो क्या 25 साल बाद 25,000 रहेगा रेंट? हर साल 10% बढ़ता है ना। अगर मैं कंपाउंडिंग करूं, इस साल 25,000 दे रहा हूं, अगले साल 10% बढ़ा के देना है, तो वही साल हुआ। अगले साल फिर 2500 रुपया बढ़ेगा, 2 साल हुआ, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 साल बाद मेरा भाड़ा हो जाएगा 87,500। और आज मैं भाड़ा कौन से रेट से दे रहा हूं, बस फर्क क्या है, आज फर्क क्या है, मैंने वो 25 साल का भाड़ा एक साथ दे दिया, तो जहां मुझे 87,500 25 साल बाद भाड़ा होगा, वो एज कंपेयर टू इस साल क्या होगा, कंपैरिजन में कम में देना पड़ रहा है। तुम्हारी एज आज अगर 20 साल है तो 25 साल बाद तुम्हारी एज बढ़ेगी कम होगी, सर ऑब्वियसली भाड़ा भी तो बढ़ेगा, तुम्हारे खर्चे भी तो बढ़ेंगे, तो वैसा ही है, तो रेंट भी तो मार्केट से बढ़ेगा। तो 25 साल बाद मेरा भाड़ा हो जाएगा 87,500, लेकिन आज मैं कौन से रेट से भाड़ा दे रहा हूं, 25,000, तो मेरा फायदा है। और मैंने अगर 25 साल के लिए लीज पे लिया तो मैं चेंजेस भी करूंगा मेरे हिसाब से, अपना ये जो लकड़ी का बेंचेस हटाऊंगा, प्लाईवुड की जगह पे मैं पूरा का पूरा एल्यूमिनियम डाल दूं, स्टील डाल दूं, 25 साल और लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ, अपना घर समझ के इस्तेमाल करूंगा ना। तुम घर में खिल्ला किसी भी जगह पे आईना कब टांगते हो, जब अपना समझते हो, तो आपने अल्टरेशन भी किया है, तो वो सारा खर्चा आपने कितने में किया, 72,500। एंड आप चाहते हो कि इसका इस्तेमाल आप क्या करो, 25 सालों तक करते रहो, तो हर साल क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, हर साल क्या होगा। मान ले 25 साल के लिए मैंने लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 साल बाद रूम मालिक बोला भाई तुमको यहां पे रहने नहीं दूंगा मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो पैसा दिया हो, मैं क्यों निकलूं, बोला ले तेरा पैसा निकल, तो मुझे कितना पैसा रिटर्न देगा, तो पहला चीज क्या है, 25,000 रुपया तूने दिया, 12 महीने का 3 लाख होता है, 10 साल बाद तेरे को निकाल रहा हो, तो बचा कितना साल, तो 45 लाख रुपया ले और निकल, सिंपल सी बात है ना। लॉजिक तो यही बोलता है ना, जितना साल बचा उतने का पैसा दूंगा, वैसा ही है, तो राइट ऑफ उतनी वैल्यू, मैं ये नहीं बोल सकता 75 लाख रुपए दिया था तेरे को मैंने, आज 45 लाख रुपए तू मेरे को रिटर्न, तो बोला भाई ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं है, ये यूसेज वैल्यू है, तूने कितना इस्तेमाल किया, तो यहां पर जो वैल्यू कम हो रही है वो कितने सालों में कम हो रही है वैल्यू, 25 साल। कैलकुलेटर पहले 72,500 डिवाइडेड बाय 25 72,500 डिवाइडेड बाय 25 माइनस कर बेटा, कितना आएगा 69,600। खजाने में से निकाला ना तो शायद नहीं चलेगा, 69,200 600, समझा। ये जो वैल्यू 25 साल, तो यानी इस साल मेरा एक साल वसूल हो गया, एक साल की डेप्रिशिएटेड वैल्यू माइनस करते 69,600, अगले साल फिर 2,900 रुपया माइनस करूंगा, फिर इसके, तो आखिरी साल में क्या होगा, एग्रीमेंट खत्म। अब दूसरा सवाल, निकलना है कि रहना है, तो 25 साल बाद 25 साल वाले रेट पे पैसे देना पड़ेगा, या कभी कभी ऐसा होता है रूम मालिक बोलता है एक काम करो आप है ना ओल्ड वैल्यू पे 25 साल के लिए वापस लीजिंग पे ले लो, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट आएगा क्या, कहां पर आएगा, डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड। भाई साहब कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, पक्का, आगे और कुछ बोला है क्या, तो एडजस्टमेंट तो खत्म हो गया नीचे का, ऊपर का एडजस्टमेंट बचा है, क्या करे बेटा, मेरे हाथ में तो नहीं है सब, मेरा बस चले तो तुमको सीधा ऑनलाइन एग्जाम दिलवा के बाद ग्रेजुएशन ही दे दूं, फिर जॉब के टाइम पे आपके साथ अंडर द टेबल सेटलमेंट करके 6,000 रुपये ही ऑफर करूं। नेक्स्ट देखो,
एडजस्टमेंट नीचे का तो खत्म होगा, ऊपर क्या बोलता है? और मैं हमेशा कहता हूं तुम जिंदगी में दुनिया में एक बच्चे नहीं हो जो अकाउंट्स पढ़ने बैठा है। तुम्हारे एज में जितने भी एसवाई वाले सब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। और यहाँ पे सिर्फ ओवरडोज किया, एडजस्टमेंट का ओवरडोज किया। वही चीज अगर मैं यही सम को 4 बार कॉपी पेस्ट मारूं और 4 अलग अलग सम में 4 अलग अलग एडजस्टमेंट डाल दूं तो 16 एडजस्टमेंट ऐसी हो गया, यानी सेम सम बट 4 एडजस्टमेंट। यहाँ पे ओवरडोज कर दिया है। पेशेंस चेक करते हैं कि 15 मार्क का सम कैसे बनेगा। और वैसे भी तुम लोग जो बैच में हो उसमें एग्जाम नहीं होता ना 12th में, वो भी तो मैटर करता है, बदला तो निकलेगा। द पार्टनर्स वेर क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ द, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट याद है? चेक कर बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया था कितना परसेंट है? 5%। 16,000 पे 5% निकालो। 16,000 पे 5% निकालो। सॉरी 16 नहीं, कैपिटल बोला ना। 80,000 पे 5%, सॉरी 80,000 पे 5%, 50,000 पे 5% और 30,000 पे 5%, 1,500। क्लियर? इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर एक्सपेंस। तो कहां पर आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है? मैंने आपको बताया था ऑल द एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू पार्टनर, पार्टनर से जुड़ा हुआ इनकम, पार्टनर से जुड़ा हुआ एक्सपेंस। कहां पर आएगा? डेबिट और क्रेडिट। कौन से डेबिट क्रेडिट? प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर देखो पार्टनर का नाम ही नहीं आया है, इसलिए कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना? ए का कितना, बी का कितना, सी का। तो ए का अमाउंट देख कितना है? 4,000, बी का 2500 और सी का टोटल कर कितना हो गया? 8,000। खत्म। बी में सेकंड वाले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला ही नहीं है। एंड सी थर्ड में बोला है कि सी को हम क्या दे रहे? गारंटी दे रहे कि भाई तेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा? 10,000। 10 से कम हुआ तो हम तेरे को ज्यादा पैसा देंगे। समझा? यानी जब हम लोग नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, जब नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहां पे ऑटोमेटिकली 10,000 लिख ही देना। समझा? उसके बाद प्लस माइनस करेंगे। क्लियर हो गया? कैलकुलेटर वो हाथ में लो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट का टोटल मारो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट का टोटल मारो। चलो फटाफट, कितना होता है देखो? 4,82,000। 4,82,000 उसमें से दोनों साइड माइनस करो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है देखो? सबका आ रहा है क्या? 160। 482 में से माइनस 280 माइनस 42, आ रहा है क्या? यस सर। यहाँ डेबिट है तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 160। नाउ कैलकुलेटर पे लो, क्रेडिट का तो 160 है ना, अब डेबिट का 1,60,000 माइनस 51,400 माइनस 47,300 माइनस 8,000 माइनस 1,000 माइनस 1,100 माइनस 300 माइनस 1,800 माइनस 2,009, सब माइनस करते जाओ। सर 46,480। चेक कर भाई, सबका बरोबर आना चाहिए। नेट प्रॉफिट चेक कर भाई, सबका राइट है क्या? कैलकुलेटर पे लो, देखो सबका बराबर आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है चेक करो, सबका आ रहा है? 46,200 आ रहा है क्या? सबका आ रहा है? यस। कैलकुलेटर पे कर रहे हो ना? यस सर। हाँ करेंगे, चलेगा। माइनस ही 46,200 आ रहा है। तेरा कितना? हाँ
फिर डेबिट का क्रेडिट में डाल 46,200। $46,200 टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन ए बी और सी। 46 में से 8 गया, कितना बचेगा? 38,200। अब ध्यान दे, डायरेक्टली रफ में डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना। 38,200 है, हाँ है ना? गारंटी किसको दिया हमने? तो कैलकुलेटर पे 38,200 इंटू 2/10, 2/10 सी को गारंटी दिया ना भाई साहब, तो कितना हुआ? 10,000 से ज्यादा या कम? भाई साहब 10,000 से ज्यादा या कम? तो उसको देंगे क्या 7,000 रुपये हाथ में? फिर से बोल रहा 38,200 है इंटू 2/10। पहले सी को गारंटी दिया है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि सी को 10,000 से ज्यादा पैसा मिल रहा है कि 10,000 से कम मिल रहा है। तो यहाँ पे 10,000 से कम मिल रहा है, तो इसका मतलब सी को क्या देना पड़ेगा? 10,000 रुपए। यस और नो? गारंटी दिया ना भाई साहब, सी भाई तेरे को हमने क्या दिया? गारंटी दिया है। वी आर गिविंग अ गारंटी कि भाई तेरे को 10,000 से कम तो नहीं मिलेगा। तो सर बचा कितना? तो 38,200 में से 10 दे दिया, बचा कितना? 28,200। अब वो 28,200 कौन से रेशियो में जाएगा? यानी बाकी का जो लॉस होगा वो हम झेलेंगे, वो तू टेंशन मत ले। तेरे घर में दाल रोटी चलती रहेगी, तेरे को 10,000 हम देंगे ही देंगे। तो हमने सिर्फ चेक किया, पहले सी को क्यों चेक किया? ताकि 10,000 से तेरे को ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? कम मिल रहा है, कोई बात नहीं, तू 10 ले और निकल। तो अब हमारे लिए कितना बचा? तो 38 में से 10 गया तो 28,200 बचा। देख भाई वो तो चला गया, अब इसी में अपने को बांटना है। तो अपन कौन से रेशियो में बांटेंगे? 5 और 3। कैलकुलेटर पहले 28,200 मल्टीप्लाई 5/8 17,000। ये सुनो आ गया। सेम कैलकुलेटर पे 28,200 मल्टीप्लाई 3/8 10,575। समझ में आ रही बात? ये वाली रेशियो, ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? यही इंपॉर्टेंट है, पूरा सम का क्रूशियल पॉइंट यहाँ ही चेंज कर दिया कि सी को हम क्या दे रहे हैं? गारंटी कि भाई तेरे को कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। ठीक है, ये सम हो जाने के बाद घर पे बैठ के वापस एक बार सम सॉल्व कर लिया ना, एक बार दो बार तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि क्रूशियल पॉइंट है इसमें। अब यार डेबिट हो गया तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड। ए का कितना? 17,625। बी का कितना? 10,575। और सी का? अब कैलकुलेटर पे ले, बैलेंस कैरी डाउन निकालना पड़ेगा। पहले क्रेडिट का टोटल कर, सोलह 4 20 37,625। 23,500 आ रहा है। इसका 21,075। बैलेंसिंग फिगर निकालो सबका। टू बैलेंस कैरिड डाउन तो 13,600। 37,625 माइनस पहला 16,500। बी का 75 और सी का सॉरी ए का 24। आया क्या? अब ये डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट मतलब ए बी और सी। 24,025 11,075 16,500। बेटा टेक द टोटल।
51,600। 21,600। अब बैलेंस शीट टैली कर देख दो कौन सा साइड बड़ा और कौन सा, मतलब दोनों टैली होना चाहिए। पहले लायबिलिटी का टोटल करो। 2,50,700 और इधर 20। असेट का टोटल देखो कितना होता है, असेट का टोटल देखो कितना होता है। असेट का टोटल मारो देखो। मैं कंप्लीटली आप लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ कैलकुलेशंस पे, जानबूझकर मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ। 2,44,700, 246,700, नहीं सर 244,700। 246 आ रहा है, 244,700। कैसे? शॉप फिटिंग 20,200, 60, 69, 19, 69,500 है, सॉरी 600 है, 69,600 है। वापिस एक बार कर दो, 250,700। सेम आ रहा है, हाँ 250,700। हाँ 25। ठीक है, तो 9 और 3 और मैं 9 मुझे लगा 5 है, 65। ओके ठीक है। यस सम सिर्फ लेंदी है, इस पूरे सम के अंदर 10 एडजस्टमेंट, 10 क्या 11 एडजस्टमेंट बोलूंगा। सम एज कंपेयर टू प्रीवियस जितने भी हमने फाइनल अकाउंट के सम किया उससे ज्यादा लेंदी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लेंदी सेंस बोलते हैं ना, लंबा है। इतना तो थोड़ी और कुछ नहीं है। हाँ तो भाई साहब तुम 12वीं 11वीं 12वीं के छोटे छोटे नए बच्चे नहीं हो ना, यू बिकम एडल्ट, तो उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती है भाई साहब। ठीक है, तो एक लेवल तो अप होने ही वाला है। क्लियर? चलो करके लो फिलहाल।